माय नेम इज़ निखिल सिंह एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप जीकेएस में अगर सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, मान लो आप फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में सिलेक्ट नहीं हो पाते हो और मान लो अगर आपको जीकेएस के साथ और किसी चीज़ का फॉर्म भरना है और आपको पक्का पता नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, आप कंफ्यूज हो और आपको मतलब अब्रॉड जाना ही है पढ़ने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उन सब स्कॉलरशिप्स के बारे में जानेंगे जो स्कॉलरशिप आप जीकेएस के साथ मतलब उनका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इससे अगर आपको मान लो अगर दोनों में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। अगर सब में आप जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरोगे उनमें सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर किसी एक में तो हो आपका सिलेक्शन, मतलब आपका ईयर जो है वो कोई वेस्ट नहीं जाना चाहिए पूरा। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। और ये दोनों के लिए मतलब ये जो वीडियो है वो दोनों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, ठीक है ना। तो ये उन दोनों के लिए दोनों देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में मैं लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, लाइक उनमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक वो सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहली स्कॉलरशिप आती है स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप, ठीक है ना। ये एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जो हंगरी गवर्नमेंट होती है वो इस स्कॉलरशिप को ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स बैचलर या मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करती है हंगरी गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक हंगरी जो है वो एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप जो होती है वो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन जो होता है ना उसके द्वारा ये मैनेज की जाती है, ठीक है। इसका मेन गोल जो होता है वो ये होता है कि टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लेना अपनी स्कॉलरशिप में, और जो यहाँ की मतलब उनके यहाँ की जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये कवर क्या क्या करती है। तो देखो ये आपकी फुल ट्यूशन फीस कवर करती है, आपका मंथली स्टाइपेंड कवर करती है, जिसके अंदर ये आपको 350 टू 400 यूरो आपको प्रोवाइड करती है आपके मंथली स्टाइपेंड के लिए, ठीक है ना। ट्यूशन फ़ी ये कवर करती है, उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड के लिए इतने पैसे प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये फ्री डोमेट्री अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करती है, और हाउसिंग अलाउंस के लिए मान लो अगर आप बाहर रहते हो तो उसके लिए भी आपको लगभग 100 यूरो प्रोवाइड करती है ये, ठीक है ना। आपको मतलब डोमेट्री वगैरह में नहीं रहना है या फिर बाहर रहना है मतलब रूम लेकर, तो उसके लिए भी ये 100 यूरो आपको प्रोवाइड करती है अलग से, ठीक है। और इसके साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस और इसका वीज़ा परमिट वगैरह ही आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके अंदर मतलब वो मैं कंट्रीज़ वगैरह मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो लोग जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं कंट्रीज़ वगैरह मतलब मेंशन कर दूंगा नीचे, तो आप देख लेना, मैं बायो में मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना कि कौन कौन मतलब अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो आप देख लेना, मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगा। इंडिया और पाकिस्तान तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी मैं और कंट्रीज नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। लगभग 90 कंट्रीज होती है इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो देखो इसमें जो प्रोग्राम ये आपको प्रोवाइड करती है, बैचलर में पढ़ाती है, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी, अगर आप डॉक्टर वगैरह बनना चाहते हो तो मेडिकल फील्ड में भी यहाँ पर जा सकते हो। और मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं वो लाइक इंग्लिश में प्रोवाइड होते हैं, बट कुछ कोर्सेज हो सकते हैं जो हंगारियन लैंग्वेज में होंगे, ठीक है ना। बाकी मोस्टली कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। अगर आप सीखना चाहो, वैसे अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है, अगर वहाँ की लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप। और इसका एप्लीकेशन टाइमलाइन, इसका एप्लीकेशन जो टाइमलाइन रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है वो चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन ओपन रहती है सभी के लिए, बैचलर मास्टर पीएचडी सभी प्रोग्राम्स के लिए ओपन रहती है ये। तो ये रहती है नवंबर टू जनवरी के लिए, नवंबर टू जनवरी। आपको इसका मतलब लिंक वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा नीचे, तो उस लिंक से आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हो। लगभग इस स्कॉलरशिप की तो मैं सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये नवंबर टू जनवरी के बीच में होती है। तब तक आपको क्या पता चल जाता है कि आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, है ना। तो आपको ये चीज़ तो पता चल जाती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नवंबर टू जनवरी के बीच में आती है तो आपको ये चीज़ तो पता चल जाती है कि जीकेएस में सिलेक्ट आपके चांसेस कितने हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी तो मैं आपको सारी डिटेल्स जो होगी वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं नीचे पीडीएफ वगैरह या फिर लिंक वगैरह मेंशन कर दूंगा, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और फरवरी और मई के बीच में इसके इंटरव्यू और रिवोल्यूशन वगैरह होते हैं, और जून और जुलाई के बीच में इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन आ जाता है, और लाइक सितंबर या फिर अक्टूबर में आप वहाँ उस कंट्री में चले जाते हो, ठीक है। तो ये होती है इस स्कॉलरशिप में, मतलब इस स्कॉलरशिप में ये होती है चीज़। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आपको यहाँ पे बीएससी बीए या फिर बीटेक वगैरह करनी है तो आपको
ट्वेल्थ का आपका सर्टिफिकेट मतलब हाई स्कूल आपका आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है ना। अगर आप पीएचडी वगैरह के जा रहे हो तो आपके मास्टर्स का जो होता है रिजल्ट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ होती है जो आपको सबमिट करनी रहती है। और इसका फॉर्म जो होता है मैं बता देता हूँ, वो आपको ऑनलाइन ही भरना होता है और इसके अंदर अटेस्टेशन मतलब अपोस्टाइल वगैरह नोटराइज कराने के डॉक्यूमेंट्स को किसी भी डॉक्यूमेंट को नीड नहीं होती है, ठीक है ना। तो पहले से कराने की नीड नहीं होती है। आप जब सेलेक्ट हो जाते हो इस स्कॉलरशिप में उसके बाद आप मतलब कर सकते हो इसके अंदर, आप इसके अंदर अप्लाई कर मतलब आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तब आप अपोस्टाइल करवा के वहाँ पे ले जाओगे तो वो उनको सबमिट करना होता है, ठीक है। उससे पहले आपको अपोस्टाइल करवाने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसमें आपको प्रूफ ऑफ मतलब आपको इंग्लिश का कोई प्रूफ देना पड़ेगा या फिर आइल्स या फिर टोफेल, आपको दोनों में से कोई एक देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक मोटिवेशन लेटर भी होता है जो आपको सबमिट करना होता है, और रिकमेंडेशन लेटर तो आपको पता ही है, ट्रांसक्रिप्ट भी आपको पता ही है, ठीक है ना। मोटिवेशन लेटर मतलब अगर आप उनकी गाइडलाइंस वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ये होता है कि मोटिवेशन लेटर में कि आप वहाँ क्यों आना चाहते हो, लाइक ये पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो आप अगर इसकी गाइडलाइंस वगैरह मेंशन कर दूंगा उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये थी इस स्कॉलरशिप की पूरी जो मैंने बताई। तो ये तो हो गई हंगारियन स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो अब और कौन सी स्कॉलरशिप है उनको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आप उसमें उनमें भी अप्लाई करना चाहते हो साथ ही साथ तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो देखो फर्स्ट तो ये हो गई हंगारियन स्कॉलरशिप, फिर आती है सेकंड। तो देखो सेकंड स्कॉलरशिप होती है टर्की बुर्सलारी, ठीक है ना। तो ये होती है सेकंड स्कॉलरशिप, ये टर्की की स्कॉलरशिप होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी की तो आपको इसमें 70% प्लस अबाव मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, ट्वेल्थ में 70% प्लस अबाव मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, 70% या उससे अबाव, ठीक है। और इसके अंदर जो होती है आइल्स या फिर टॉफेल मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप करते हो तो ये आपकी हेल्प करेगा, लाइक जीकेएस जैसे है, जीकेएस जैसा ही है ये, तो अगर आप करते हो तो ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन पीरियड जो होता है वो जनवरी से फरवरी के बीच में होता है, ठीक है। जनवरी से फरवरी के बीच में आप इसके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इसके फॉर्म जो होते हैं वो भी ऑनलाइन ही भरने होते हैं, ठीक है। और इसका जो सेकंड राउंड होता है उसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। और देन फाइनल सिलेक्शन। अब बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स में आपकी फुल ट्यूशन फीस कवर करती है, बेनिफिट्स में आपकी फुल ट्यूशन फीस कवर करती है। इसके साथ आपका मंथली स्टाइपेंड जो होता है ये मतलब टर्की की जो होती है करेंसी उसमें 1000 प्लस आपको मिलता है, टर्की की करेंसी में बोल रहा हूँ, 1000 प्लस आपको मिलता है। इसके साथ ही आपको मतलब डोमेट्री प्लस मील्स वो भी आपको फ्री रहती है। आपकी राउंड ट्रिप टिकट जैसे जीकेएस की होती है ना, जहाँ आपको वहाँ आप जाते हो वहाँ की टिकट, और कोर्स पूरा करने के बाद आते हो वहाँ की राउंड ट्रिप टिकट, इसकी ऐसी होती है, ठीक है। इसकी भी मतलब इसकी भी सेम टू सेम ऐसी होती है, ठीक है। मतलब जो अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट भी जो होती है ना वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। और यहाँ तक कि अगर आप वीज़ा वगैरह बनवाते हो तो उसका भी आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू बनता है, आपका पैसा नहीं लगता वीज़ा वगैरह में। और अगर आप वहाँ की लैंग्वेज वगैरह सीखते हो तो, ठीक है ना। लगभग ये बिल्कुल जीकेएस जैसी है। बाकी मैंने पिछली वाली जो बताई थी उसमें वीज़ा वगैरह तो आपकी फ़्लाइट टिकट आपकी खुद की लगती है, जो हंगारियन स्कॉलरशिप बताई थी ना उसमें। मैं वैसे हंगारियन स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में मैं आपको और अच्छे डिस्क्राइब से अगर बताना चाहूँ तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपको और भी इनमें से किसी एक स्कॉलरशिप के बारे में अच्छे से जानना हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी अच्छे से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो अभी जो मैंने हंगारियन स्कॉलरशिप और जो टर्की वाली स्कॉलरशिप बताई तो उसके अंदर भी मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट वालों का भी मतलब सेम प्रोसेस ही रहेगा, ठीक है ना। आपको अपना मतलब स्कोर वहाँ पे बताना पड़ेगा, आपका 60% से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए हंगारियन स्कॉलरशिप में। और अगर आपके पास आइल्स वगैरह हुई तो बेटर है। इसमें भी टर्की वाली में भी अगर आपके पास आइल्स वगैरह हुई तो बेटर है, प्रिफर्ड करता हूँ कि आइल्स और वहाँ की टर्की वाली लैंग्वेज अगर आपको आए थोड़ी बहुत तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आपका मतलब स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इसका स्कोर वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आपका स्कोर अच्छा होना ही चाहिए ताकि आप सिलेक्ट हो सको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं थर्ड स्कॉलरशिप की, ठीक है ना। तो थर्ड स्कॉलरशिप में हमारी CSC जो बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट के लिए इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आई थिंक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इसके लिए फॉर्म सेम ही होते हैं। तो लगभग आपके जो CSC के फॉर्म्स कब स्टार्ट होते हैं ये बात करें, CSC के फॉर्म स्टार्ट होते हैं दिसंबर टू जनवरी के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं और एंडिंग जो होती है मार्च तक होती है, ठीक है ना। और इसका फर्स्ट राउंड जो होता है वो अप्रैल में होता है कंप्लीट फर्स्ट राउंड सिलेक्शन, और सेकंड राउंड जो होता है मई में होता है, और थर्ड राउंड जुलाई या अगस्त तक आपका फाइनल राउंड, ठीक है ना। थर्ड राउंड मतलब फाइनल राउंड जुलाई से अगस्त के बीच में आपका फाइनल राउंड आ जाता है, ठीक है। फाइनल आप सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है।
तो इसमें आपका कवर क्या कर करती है, ठीक है ना। तो ये आपका डॉर्मेट्री वगैरह कवर करती है, आपके स्टाइपेंड वगैरह, आपका वीज़ा वगैरह कवर करती है, आपकी ट्यूशन फीस वगैरह। बट आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है कि ये फ़्लाइट वगैरह कवर करती है या नहीं करती है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप ये फ़्लाइट वगैरह कवर करती है या नहीं करती है। पर बेसिकली ये सारी चीज़ें ये कवर करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और कभी कभी मतलब आपकी वीज़ा कॉस्ट भी लग सकती है, लाइक 6 से 8,000 रुपये भी आपके लग सकते हैं, या फिर दे सकती है स्कॉलरशिप भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको अपने मेडिकल पे 2000 रुपीज़ लगभग खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पता मेडिकल वो मांगते हैं, वहाँ पर आते हैं, तब उसमें आपको खर्च करना पड़ेगा 2000, ठीक है। सेम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी यही सारी चीज़ें अप्लाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं MEXT स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो MEXT स्कॉलरशिप क्या होती है, तो इस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो MEXT स्कॉलरशिप जो होती है वो एक्चुअली जो होती है ना, एक जापानीज़ बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी आपको मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, लाइक आपकी फ़्लाइट, ट्यूशन फीस, मंथली स्टाइपेंड, मेडिकल अलाउंस, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज़ के मतलब पैसे पे करने की मतलब लाइक GKS की तरह ही होती है बिल्कुल ये, ठीक है। इसके फॉर्म लगभग स्टार्ट होते हैं, लाइक फॉर्म जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होते हैं और मई या फिर जून में इसके एंड हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्म्स के, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम यही, इसमें आपको रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता है आपका, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, कि सितंबर में आता है। और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें आपको रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब रिसर्च बेस्ड आपका प्रोग्राम वगैरह होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ मतलब आपके मतलब रिसर्च बेस्ड का मतलब होता है कि आपके पास आपके मतलब आपने अगर करा है तो आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट वगैरह, कोर्स वगैरह करा है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह मतलब होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ आप रिसर्च करने वाले हो, आप मतलब अच्छे मतलब माइंडेड पर्सन हो, दैट लाइक। एक इनको है ना फैकल्टी रिकमेंडेशन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को, ठीक है। अब बात करते हैं केमित्रान नेगारा बर्केम्बार्ग, ठीक है ना, KNB, ओके। ये स्कॉलरशिप जो होती है बेसिकली इंडोनेशिया की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, ओके। और ये स्कॉलरशिप जो होती है ना ओनली पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए होती है, और ये जो स्टार्ट होती है जनवरी टू फरवरी के बीच में होती है, और इसकी डेडलाइन मार्च में होती है, ठीक है। और ये आपका सब कुछ कवर करती है, आपकी फ़्लाइट, मंथली स्टाइपेंड, आपका वीज़ा वगैरह, और आपका मतलब ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ कवर करती है। और इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए होती है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास IELTS होना चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और IELTS में आपको है ना 5+ बैंड, और TOEFL है तो आपको 500+ बैंड चाहिए होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपकी इंग्लिश जो होती है अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने IELTS या TOEFL किया तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सही, ठीक है ना। तो ये चीज़ें चाहिए होती है। अब बात करते हैं अगली स्कॉलरशिप की, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया होगा कि रशिया की स्कॉलरशिप है, ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए, ठीक है ना। स्टार्ट होती है अक्टूबर या फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और डेडलाइन दिसंबर में होती है, ठीक है। और ये क्या क्या कवर करती है, आपका ट्यूशन फीस कवर करती है, आपका मंथली स्टाइपेंड कवर करती है, ठीक है ना। और ये वहाँ रहने का खर्चा वगैरह देती है आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। और वीज़ा और फ्लाइट का खर्चा ये आपको मतलब पूरी तरह से निर्भर, ये शायद तक ही आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो उसका आप ध्यान रखिएगा कि वीज़ा वगैरह का और फ्लाइट वगैरह का आपको खुद को करना पड़ेगा दोनों तरफ से, ठीक है। अब आती है आखिरी स्कॉलरशिप, ठीक है ना, MIS यानी मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ये भी जो होती है वो ओनली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती है, ठीक है ना। ये ओनली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती है जो मास्टर या PhD कर रहे हैं उनके लिए। तो इसमें जो फॉर्म स्टार्ट होते हैं वो अप्रैल या मई में स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। और इसकी डेडलाइन जून में आती है। और ये क्या क्या कवर करती है, आपकी ट्यूशन फीस कवर करती है, आपकी मंथली स्टाइपेंड, आपका मंथली अलाउंस, सब ये कवर करती है। बट आपकी फ़्लाइट्स नहीं कवर करती है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका वीज़ा वगैरह भी आपको 6 से 8,000 रुपये या 4 से 6,000 रुपये से कुछ लगते हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो देखो बेसिकली अगर मैं लास्ट में एक एंड पॉइंट बताऊँ तो देखो बेसिकली जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है 60% या 60% से ऊपर होनी चाहिए। गुड SOP, गुड रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सब में आपको रिक्वायर्ड होगी सभी स्कॉलरशिप में, इंक्लूडिंग GKS, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ रहेगी इसके अंदर, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड अंडर ग्रेजुएट वालों की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए देखो आपको 12th के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली मैंने कुछ स्कॉलरशिप बोला कि इसमें 70% से ज़्यादा, इसमें 60% ज़्यादा, तो मान के चलो तो आपके मार्क्स है ना कि कम से कम 60+ 70+ तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए। बाकी स्कॉलरशिप पूरी तरह से मार्क्स पर डिपेंड नहीं करती है, वो आपके
मतलब एसओपी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके एसओपी पे ही डिपेंड करती है, रिकमेंडेशन लेटर पे भी डिपेंड करती है, पर इतना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट होता है उस पर ही डिपेंड करती है ये। और इसके अलावा आपको मतलब अभी आइल्स की नीड नहीं हो, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको बेसिकली आइल्स की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी करते हो तो चलेगा, बट पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप करते हो, अगर आप करके रखते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी 2 साल बाद तो वो एक्सपायर हो ही जाएगी। तो इसीलिए जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं वो ज़रूर आइल्स करके रखें, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है तो ऑब्वियसली बात है उनके पास होनी ही चाहिए। एंड दूसरी बात तो मतलब अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए तो नहीं चाहिए, ठीक है, बट उनका एसओपी वगैरह तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। और उनको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और ये मान लो मैंने ना लगभग ऐसी सारी स्कॉलरशिप्स कवर कर ली है जिसमें आप है ना जीकेएस में मतलब अगर सिलेक्ट नहीं हो पाते हो या फिर जीकेएस का अगर फॉर्म भरते हो तो उसके साथ भी आप मतलब इनको भर सकते हो, इन स्कॉलरशिप के फॉर्म, ठीक है ना। मान लो किसी ना किसी एक में तो आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, और मान लो कि किसी स्कॉलरशिप में है कि यार ये तो फ्लाइट का खर्चा नहीं दे रही तो मैं इसमें क्यों अप्लाई करूँ, मैं उसमें क्यों अप्लाई करूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप अप्लाई करके रखो। मान लो आप सिलेक्ट हो जाते हो और उसमें फ्लाइट वगैरह खर्चा, तो वो क्या एक तरह से मैनेज, कम से कम आप ये सोचो कि आपका पढ़ाई का खर्चा तो नहीं लग रहा है ना वहाँ का। आप अगर रशिया जाते हो वहाँ पे देखो पढ़ाई का खर्चा आपका कितना लगता है, आप यूरोप जाते हो वहाँ पढ़ाई का खर्चा कितना लगता है, रशिया जाते हो वहाँ पढ़ाई का खर्चा कितना मतलब ये खर्चे आपके कितने सारे लगते हैं। चाइना वगैरह जाते हो तो खर्चा कितना हो जाता है। तो मतलब वो तो नहीं लग रहा है ना, आपको बस फ्लाइट टिकट देनी है और आपका वीज़ा वगैरह, तो इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि है ना फ्लाइट टिकट वगैरह वीज़ा वगैरह ये सिर्फ आपको एक टाइम देना है। और एक टाइम के बाद जब आप धीरे धीरे भी आपके पेरेंट्स वगैरह सेव करके रखेंगे और वहाँ जाकर भी आप, वैसे तो स्कॉलरशिप के बेस पर आए हुए जो बच्चे होते हैं तो उनसे तो ज़्यादातर मतलब को काम वगैरह तो नहीं कर पाते हैं वो, बट आप अपने पेरेंट्स वगैरह कि आप है ना तब इतने पैसे सेव कर करके रख लो, इतने में आपको पता चल जाएगा ना कि इतने में आप आए हो, लगभग के 60,000 रुपये पूरे लगे हैं यहाँ पर पूरा आने में। तो वो आपको 60,000 रुपये मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह जो होंगे बता दें, हाँ आपकी फ्लाइट टिकट वगैरह बुक कर, फ्लाइट आप 1 साल बाद आओगे तो आपको पेरेंट्स पता चलेगा हाँ 60,000 रुपये आपको चाहिए होंगे आपके अलाउंस के, मतलब आपको फ्लाइट टिकट खर्चे के लिए। तो ये चीज़ें जो होती है नॉर्मल होती है, ठीक है। आपको चिंता करने को, क्योंकि है ना अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो कि ऐसी कोई भी मतलब वो नहीं है कि यार इसमें तो इतना पैसा लगेगा, इसमें ये लगेगा। तो इसमें देखो ऐसे चीज़ें आप सोचोगे तो फिर तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप अप्लाई करो, है ना। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप अप्लाई करो, आपके पास टाइम है, ठीक है। क्योंकि ये सारी स्कॉलरशिप्स मैंने अभी कम से कम है ना 7 स्कॉलरशिप्स बताई होगी आपको, तो इन 7 में आप अप्लाई करो। अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए तो 5 ही है, पर पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए तो सारी ही है, ठीक है ना। तो वो तो ध्यान रखें इस बात का कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए तो सारी है। तो आप अप्लाई करो पाँचों पाँचों, अगर आप हो सके तो 500 में अप्लाई कर दो। जीकेएस के साथ जीकेएस में भी अप्लाई करो, इसमें भी मतलब किसी भी तैयारी सबकी रखो, ठीक है ना। उसमें कोई आपका ये तो नहीं रहेगा, आपको बस क्या करना है डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर स्कॉलरशिप में लगभग ऑनलाइन अपलोड करना है, वहाँ आपको पोस्टल वगैरह खर्चा तो आ नहीं रहा है, बस डायरेक्ट अपलोड कर दो उनको, ठीक है ना। तो वो चीज़ रहती है, तो वो चीज़ तो आप कर ही सकते हो ना। तो ये सिंपल सी चीज़ आप कर दो और डायरेक्ट अपलोड वगैरह कर दो, और है ना और तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं बताई हो। लगभग सारी चीज़ें जो है वो मैंने कवर कर ली है, ठीक है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट वाली स्कॉलरशिप मैंने बताई थी हंगेरियन वाली, हंगरी मतलब यूरोप वाली, तो वो भी मैं आपको है ना एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो बता दूंगा कि इसमें आप फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करते हो, मतलब कैसे क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको उस मतलब बता दूंगा, ठीक है ना। एक वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और तो ऐसी कोई मतलब सारी स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दी है, लगभग आपका सब कुछ कवर हो चुका है। तो आप ऐसा मत सोचना कि यार ये, और आप बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार तो ये कर रहा है, ये कर ले, ये कर रहा है, तो आई थिंक है ना आपको अप्लाई कर देना चाहिए। बट एटलीस्ट किसी ना किसी में तो आपका सिलेक्शन होगा ना, आपका ईयर वेस्ट नहीं जाऊगा। ये आप ध्यान रखो कि आपने जो अपना एक पूरा 1 साल दिया है, मतलब 1 साल ना दिया हो, कोई कोई बच्चे हैं जो जीकेएस के लिए 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, टॉपिक वगैरह किया उन्होंने, आइल्स वगैरह किए उन्होंने, सर्टिफिकेट्स वगैरह गेन किए, एटलीस्ट उनका सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है तो उनको रिग्रेट ना हो कि हाँ यार मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो आपको कोरिया क्यों जाना है, एक तो कोरिया वहाँ स्कॉलरशिप मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए तो जाते ही हैं, और आई थिंक है ना आप जहाँ से भी पढ़ो, इंडिया से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, पढ़ाई सब जगह एक जैसी ही रहती है, कहीं पे चेंज नहीं होती। ये तो नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा पढ़ा देंगे वो कुछ कम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। असली काम होता है आपकी जॉब वगैरह का, आपको एक्सपीरियंस वगैरह होगा, आप तो आपको सब जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। अगर वहाँ पे भी जाते हो तो स्कॉलरशिप अगर आपको मेहनत सब जगह करनी पड़ेगी, तो वही मेहनत आप हर जगह कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मोस्टली लोग कैपो वगैरह कोरिया वगैरह के लिए जाते हैं, तो देखो मोस्टली लोग सब जगह जाते हैं, तो आप भी तो कुछ डिफरेंट करो। मतलब सबको एक सभी एक चीज़ मतलब सभी एक जैसी लाइन पर जाएंगे तो कैसे चलेगा। और बेसिकली जो अगर मैं आपको बताऊं तो है ना, मतलब पिछले 3-4 सालों में जीकेएस के लिए जो हो रहे हैं नंबर बढ़ते जा रहे हैं, घट रहे नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं जीकेएस में अप्लाई करने वाले बच्चों के नंबर। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि अगर आप अप्लाई करते हो तो इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करो, हो सके तो सभी स्कॉलरशिप में अप्लाई करके रख लो, ठीक है ना। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको किस स्कॉलरशिप में आप सिलेक्ट, बिकॉज आपको क्या करना है, प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है आपको जो जीकेएस के लिए इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हो वो सभी स्कॉलरशिप के लिए करो, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू तो मतलब इंटरव्यू तो नहीं होने वाला ना आपका कुछ, इंटरव्यू तो सभी में सेम ही रहेगा, और थोड़ी बहुत उस कंट्री के बारे में नॉलेज ले लो, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भी, और अपनी स्कॉलरशिप पर, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो उसमें सिलेक्ट हो जाओ, पर मेरा मानना यही रहेगा कि आप सब में अप्लाई करो, ठीक है। ताकि आपको मतलब एक रिग्रेट ना हो कि यार मेरे तो इतना महीना मैंने बिगाड़ा है, मतलब आपके पास कुछ बैकअप प्लान वगैरह हो, ठीक है। मान लो आपके 5 में से किसी एक स्कॉलरशिप में तो आपका नंबर आएगा ना, बेसिक अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर नंबर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को मतलब एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, और किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना कि इस स्कॉलरशिप के बारे में आप डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो यही चीज़ थी इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या फिर कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना कि ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ आपने बताई है तो ये आप उसे वापस बता दीजिए किसी में, अगर आप स्कॉलरशिप को वेरीफाई करते हैं तो इसमें बताइएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी जीकेएस वगैरह के लिए आपके जो फॉर्म वगैरह पास आने वाले हैं, तो बेसिकली उन सब चीज़ों की आप तैयारी रखो, ठीक है। तो यही चीज़ थी बेसिकली बताने लायक, तो ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।